सभी को नमस्कार। +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बुक 2 लेसन 8 लेसन का नाम है स्थानीय शासन करने जा रहे हैं। लेसन को अब तक हमने 2 भागों में जाना। आज हम जो जानेंगे वो है ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या है। उसके अलावा जो हम जानेंगे आज वाले भाग में कि स्थानीय शासन के लाभ क्या हैं। जो उससे अगला हम जानेंगे कि जो ग्राम पंचायत है उसकी आय के साधन क्या हैं, पंचायत समिति की रचना कैसी होती है, उस सब के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। चलिए आज जो हम जानेंगे वो है ग्राम पंचायत के कार्य। देखिए, जो सबसे पहला कार्य है उसका प्रशासनिक कार्य। प्रशासन क्या होता है? शासन को चलाने के लिए जिन जिन कार्यों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि शांति व्यवस्था बनाए रखना, वो कार्य करना पंचायत का उत्तरदायित्व है। अगर गांव में कोई अपराधी हैं तो उन्हें पकड़वाना, पुलिस की उसमें मदद करना, अपराधों की रोकथाम करना, कुछ अगर गांव के लिए जो ज़रूरी चीज़ है उसका प्रस्ताव लाना और आपस में मिलकर उसे बैठकर डिस्कस करना, उसे पास करना। तो ये सब कार्य जो हैं वो प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत आ जाते हैं। जो दूसरा है, देखिए, सार्वजनिक कल्याण के कार्य। सार्वजनिक कल्याण होता है जिसमें सभी गांव वालों का कल्याण हो, वो कार्य, जैसे कि सफाई, पीने का पानी, बिजली की व्यवस्था, बच्चों के लिए में आंगनवाड़ियाँ खोलना या कोई और बच्चों के लिए बाल कल्याण केंद्र बनाना, कोई अस्पताल खोलना। तो इस तरह के जो कार्य हैं वो सार्वजनिक कल्याण के कार्य हैं। जो उससे अगला हमारा कार्य है वो है विकास संबंधी। विकास, जिससे कि गांव का विकास हो, कोई छोटी छोटी योजनाएं चलाना, उन्हें पूरा करना, जैसे किसानों को शिक्षा दिलवाना, अच्छी फसल पैदा करने की, कोई उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखना। कोई गांव का स्कूल है तो उसकी प्रोग्रेस करवाना। मान लीजिए आपके स्कूल में प्राइमरी लेवल तक का स्कूल है, उसे मिडल, हाई या सीनियर सेकेंडरी में कन्वर्ट करवाना। तो ये सब कार्य जो आते हैं वो गांव का विकास में आते हैं। अगला है न्याय संबंधी कार्य करना। कोई व्यक्ति अगर शरारत करता है तो उस पर गांव वाले कोई छोटा मोटा जुर्माना लगाकर उसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो जुर्माना है वो कम ही लगाया जाता है पंचायतों द्वारा। चलिए, अब जो हम आगे जानेंगे वो है स्थानीय शासन के लाभ क्या हैं। देखिए, सबसे पहला लाभ क्या है इसका? वास्तविक लोकतंत्र, मतलब ऐसी एक प्राथमिक स्कूल कह सकते हैं जिसमें लोग देश का शासन चलाना सीखते हैं। तो सबसे पहला क्या आया कि वास्तविक लोकतंत्र की शिक्षा दी जाती है लोगों को छोटे स्तर पर। दूसरा, कार्यकुशलता, जो अपना कार्य है वो लोग ढंग से कर सकें। वो शिक्षा जब छोटे लेवल पे काम करेंगे तो वो आ जाएगी, तभी तो वो जाकर बड़े लेवल पे। देखिए, अभी कोई व्यक्ति गांव में पंच है, सरपंच है, उसके बाद वो नगर पालिका, नगर निगम या शहर में एमएलए, एमपी का इलेक्शन के लिए खड़ा होगा, तो जो उसने छोटे लेवल से एक काम सीखा, उसे नॉलेज मिली कि कोई काम कैसे करना है, तो वो आगे जाके उसको काम ही आता है। तो दूसरा क्या काम है? कार्यकुशलता। तीसरा, लचीलापन। जो गांव के लोग हैं वो अपनी विकास परियोजनाओं को अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, मतलब लचीलापन क्या होता है कि जिनकी आपको अधिक ज़रूरत है उस काम को पहले करना, जिनकी कम ज़रूरत है वो बाद में करना, तो वो काम सीख जाते हैं। उसके बाद चौथा, देखिए क्या, शक्तियों का विभाजन। देखिए, जो स्थानीय शासन है इसने केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारियों को कुछ कम किया, क्योंकि जो शक्तियाँ हैं कुछ गाँवों को दे दी गई हैं। अगला क्या काम है? स्वतंत्रता की रक्षा। जो गाँव के लोग हैं वो अपना कार्य अपनी अनुसार कर सकते हैं, तो उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। भ्रष्टाचार की कमी होती है इसमें।
देखिए, जब काम अनेक स्तरों पर बढ़ जाता है तो भ्रष्टाचार की संभावना भी कम हो जाती है। कोई गांव में छोटी मोटी मुसीबत आई है तो उसका सामना जब उन लोगों को समझ आ जाती है प्रशासनिक कार्यों की, तो वो खुद ही उसको कर सकते हैं। लाल फीताशाही मतलब भ्रष्टाचार में कमी, या जो काम धीरे होते थे उसमें अब कमी आ जाती है। तो ये तो हैं उसके स्थानीय शासन के लाभ जो हमें मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि पंचायतों की आय का स्रोत क्या है। देखिए, आय का स्रोत देखिए, सबसे पहले छोटे मोटे जो कर लगाए जाते हैं उनसे इन्हें आय होती है। दूसरा स्रोत क्या, जो गांव में गृह कर लगाया जाता है उससे इन्हें आय होती है। उसके अलावा जो अपराधियों पर जुर्माना लगाया जाता है उससे इन्हें आय होती है। समय समय पर सरकार वित्तीय अनुदान देती है। उसके अलावा जो गांव में श्यामलात भूमि होती है उससे भी पंचायतों को आय प्राप्त होती है। तो ये सब उसकी आय के साधन हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं अपना टॉपिक पे। देखिए, अब जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वो पंचायत समिति के बारे में शुरू हो रहा है। तो देखते हैं पंचायत समिति क्या होती है। जब निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 से 30 तक हो सकती है इसमें, और 4000 की जनसंख्या के पीछे एक सदस्य का चुनाव होता है। देखिए, पंचायतें जो हैं वो पहला स्तर है, पंचायत समिति दूसरा और जिला परिषद तीसरा। जो गांवों का भी शासन है वो 3 स्तरों पर बटा हुआ है, ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति और जिला परिषद। जो पंचायत समिति है वो दूसरा स्तर है। तो चलिए अब हम देखते हैं। हरियाणा में पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है वो 10 से 30 तक हो सकती है। जिस पंचायत समिति के क्षेत्र की जनसंख्या 40,000 तक होती है वहाँ 4000 के पीछे एक सदस्य का चुनाव होता है। देखिए, सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 10 से 30 तक, और 4000 से ऊपर अगर जनसंख्या होगी तो एक सदस्य पंचायत समिति का चुना जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अब हम इससे। आरक्षित स्थान क्या है। देखिए, आरक्षित स्थान वही है कि जैसे पंचायतों ग्राम पंचायत में होते हैं वैसे ही इसमें है कि महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है इसमें। अब देखिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। वही योग्यता जो उसमें थी, भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सरकारी पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, किसी न्यायालय द्वारा उसे अयोग्य घोषित ना किया गया हो। ये उसकी योग्यताएं हैं। उसके बाद अवधि, पंचायत समिति की अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष। ठीक है जी। सरकार चाहे तो अवधि पूरी होने से पहले भी पंचायत समिति को भंग कर सकती है। अब हम जान लेते हैं कि अध्यक्ष का चयन कैसे होता है। जो पंचायत के सदस्य होते हैं अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। जो अध्यक्ष चुना जाता है वो पंचायत समिति की बैठकों का सभापतित्व करता है और उसकी अवधि कितनी होती है, 5 साल। अब देख लेते हैं बैठक। 1 साल में कम से कम 4 बैठक होनी जरूरी है। चलिए आगे देख लेते हैं। गण पूर्ति मतलब कितने सदस्य हों तो बैठक चलेगी। देखिए, 1/3 सदस्य, मान लीजिए 30 सदस्य टोटल हैं, अगर 10 उपस्थित हैं तो बैठक चल सकती है, 10 से कम है तो बैठक नहीं चलेगी। चलिए आगे चलते हैं। पंचायत समिति के कार्य। पंचायत समिति का क्या कार्य है। देखिए, जो उसके अधीन
पंचायतें हैं उनके कार्यों की देखरेख करना, किसानों के लिए अच्छी योजनाएं लाना, जैसे अच्छे बीज, खाद, वैज्ञानिक औजार, इन सब को बढ़ावा देना। उसके अलावा इसके क्या काम है देखिए, पंचायत समिति राज्य सरकार के भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू करने में राज्य सरकार और जिला परिषद की सहायता करती है। बीमारियों को रोकने के लिए टीके लगवाती है और दूसरे कदम उठाना, सफाई रखना, पशु नस्ल को अच्छा बनाने का काम करना। इसकी आय के साधन क्या, देखिए इसकी आय के साधन भी वही हैं, करों को लगाना, मेलों और मंडियों का आयोजन करना और उससे जो फीस मिलती है वो इसकी आय का साधन है। लाइसेंस की फ़ीस, कई तरह के लाइसेंस जो बनते हैं गांव में, उसकी जो फीस होती है वो इसकी आय का साधन है। सरकारी अनुदान, जो सरकार से पैसा आता है वो भी इसकी आय का साधन है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।